मेरा अपना बीएमडी कॉलेज और मेरे प्यारे इस कॉलेज के बच्चों, आज हम विद्यापति के काव्य की प्रासंगिकता विषय पर बात करेंगे। विद्यापति, जब हम अपने पाठ्यक्रम को देखते हैं तो बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पत्र में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल और भक्तिकाल। जब हम आदिकाल का अध्ययन कर रहे हैं तो आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि के रूप में विद्यापति याद किए जाते हैं। विद्यापति के काव्य की प्रासंगिकता विषय पर जो बात बताने की मैं कोशिश करूँगा वह इस प्रकार होगी। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि आज 21वीं सदी में हम विद्यापति को क्यों पढ़ें। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखकर साहित्य को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि विद्यापति ने जिन विषयों का अपने काव्य में उल्लेख किया है वे विषय आज भी हमारे सामने उसी रूप में मौजूद हैं। सबसे पहले हम अगर देखें तो विद्यापति ने भाषा को लेकर कहा है कि शाक्य वाणी बहुवन भावई, पाउस रस को मम न पावई, देसियल बाना सब जन मिठा, तन तैसन जंपो औहट्टा। इस पद में विद्यापति बता रहे हैं कि संस्कृत वाणी बुद्धजनों को ही आती है। प्राकृत रस के मर्म को कोई नहीं पाता है। देसी वचन सब जनों को मीठे लगते हैं। तो वैसे ही औहट्य अपभ्रंश का कथन करता हूँ। इस पद पे जब हम विचार करें तो पता चलता है कि आज भी हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो उस भाषा में बात करते हैं जो उनके आसपास समझी जाती है, बोली जाती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में हिंदी एक राजकीय भाषा है और इस भाषा को अलग अलग क्षेत्र में एक सा नहीं बोला जाता है।
हम अवधि को लें तो अवधि का भी अध्ययन हिंदी में ही किया जाता है। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में है। विद्यापति के काव्य को हम देखें तो यह मैथिली का है। और मैथिली भाषा और अवधी दो अलग अलग हैं। अभी इन दोनों में कुछ समानता हो सकती है, लेकिन भिन्नता भी है। मोटे तौर पे ये दोनों भाषाएं आज हम अपने पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं। अब विद्यापति पर हम केंद्रित होते हैं तो विद्यापति बता रहे हैं कि उस भाषा में लोगों से बात कीजिए, उस भाषा में लोगों को बताइए जिस भाषा में को लोग समझते हों। यदि हम लोग के बीच कोई अंग्रेजी बोले, और अंग्रेजी भारत की एक कार्यालयी भाषा है जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, तो भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसके अतिरिक्त भारत में तेलुगु बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, उड़िया बोली जाती है, असमिया है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो जब हम अपनी बात कहेंगे तो उस भाषा में कहेंगे जिस भाषा को वहाँ के लोग समझ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार विद्यापति भी यहाँ बता रहे हैं कि संस्कृत बोलने वाले लोग अलग हैं, प्राकृत बोलने वाले अलग हैं, समझने वाले अलग हैं। और मैं जिन लोगों के बीच रहता हूँ वहाँ के लोग अपभ्रंश बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, मैथिली में बात करते हैं, मैथिली को समझते हैं। तो मैं जो अपनी काव्य रचना करूं या काव्य को बताऊं, वह मैं उसके लिए मैथिली या उस समय की जो लोक भाषा थी जिसको अब अवहट्टी बोल रहे हैं, वह उपयुक्त है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और विद्यापति अपने काव्य में लगभग सभी विषयों का उल्लेख किया है। आम लोगों के विषय में भी बताया है। विद्यापति के काव्य में हम देखें तो किसान का जिक्र है, प्रेम प्रसंग का जिक्र है, भक्ति का भी जिक्र है। तो आज विद्यापति के काव्य को जो हम पढ़ रहे हैं तो विद्यापति ने बताया है कि श्रम महत्वपूर्ण है। अपने काव्य में विद्यापति एक जगह इस बात का उल्लेख करते हैं कि कृषि, मेहनत, यह दोनों हमारे देश में या अपने समाज में देखने को मिलता है।
और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, कृषि नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन संभव नहीं है। इस देश में जिंदा रहने के लिए कृषि जरूरी है, क्योंकि जिस भोजन को हम प्राप्त करते हैं, अन्न की प्राप्ति कृषि से ही होती है। और मेहनत भी जरूरी है। जो मेहनत है शारीरिक भी होनी चाहिए और मानसिक भी। जितना श्रम शारीरिक रूप से हम करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक इसी प्रकार मानसिक मेहनत भी जरूरी है, मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए। तो दोनों को ध्यान में रखकर आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। और विद्यापति की काव्य की प्रासंगिकता को जब हम देखते हैं तो इसमें जिस परंपरा का विद्यापति ने अपने काव्य में उल्लेख किया है वो आज भी है समाज में। विद्यापति के काव्य में शादी विवाह शादी का जिक्र है, जो समाज में आज भी उसी रूप में है। विद्यापति ने अपने काव्य में प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया है। प्रेम प्रसंग भी ठीक उसी प्रकार आज भी अपने जीवन में हमें देखने को मिलता है, जिस रूप में विद्यापति अपने समय में लिख रहे थे। यह भी विद्यापति को प्रासंगिक बनाता है, क्योंकि जो प्रेम में हमारी मानसिक अवस्था होती है, जो हमारे व्यवहार होते हैं, वो सारे व्यवहार विद्यापति के काव्य में दिखते हैं। जब हम उनका अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। विद्यापति ने उस भाषा में बात करने को कहा या किए जिस भाषा को लोग समझते थे। विद्यापति कृषि को महत्व दिए, इस देश की परंपरा को भी ध्यान में रखे। विद्यापति बहुपठित थे, कई राजाओं के संरक्षण में रहे, अपनी संस्कृति को अपने काव्य में लाते हैं। विद्यापति की प्रासंगिकता के महत्वपूर्ण बिंदु को जब हम ध्यान में रखें तो विद्यापति ने जिस परंपरा को बताया, शादी के बारे में लिखा, शादी में बेमेल विवाह का जिक्र किया, लड़की का उम्र कम और लड़के का उम्र ज़्यादा और दोनों के बीच शादी होना, कमोवेश आज भी अपने समाज में देखने को मिलता है। इस कारण विद्यापति प्रासंगिक हो जाते हैं। शादियाँ आज भी होती हैं। विद्यापति लोक भाषा जिसको लोग समझ रहे हों उनकी भाषा में बात कहने के लिए बोले, उस भाषा को अपनाए। आज भी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हमारी बात आप नहीं समझेंगे तब तक आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
हम अपने इतिहास को जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अपने वर्तमान को समझ सकें। अब वर्तमान को समझकर भविष्य के निर्माण के लिए आगे बढ़ सकें। इसी कारण हम विद्यापति के काव्य को पढ़ रहे हैं। विद्यापति प्रेम प्रसंग के विषय में जो भी बातें लिख रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, प्रेम में एक जिज्ञासा होती है किसी भी चीज़ को जानने की कि यह है क्या। इस कारण विद्यापति प्रासंगिक हैं। और विद्यापति के काव्य को जब हम ध्यान में रखें तो विद्यापति अपने मेहनत को महत्वपूर्ण बता रहे हैं, निर्भर होने को कह रहे हैं, क्योंकि पराधीन व्यक्ति का लोग आदर नहीं करते हैं। यह व्यवहारिक जीवन में आज भी हमें देखने को मिलता है। अपने समाज में जब तक ऐसे व्यवहार देखने को मिलेगा तब तक विद्यापति को पढ़ने, पढ़ाने और समझाने की ज़रूरत बनी रहेगी। इस कारण विद्यापति को आज भी पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है। शुक्रिया।